हेलो बच्चों। आज अपन नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम सेलों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और अपन ने श्रेणी क्रम संयोजन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब अपन जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। कौन सा संयोजन पढ़ रहे हैं? समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। देखिए, समांतर क्रम संयोजन के अंदर आपस से इम्पॉर्टेंट क्या है? डायग्राम है। डायग्राम को तरीके से समझें। अगर डायग्राम तरीके से समझ में आता है तो हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। ये बात ध्यान में रखना। दूसरा, समांतर क्रम संयोजन है तो समांतर क्रम में धारा बढ़ती है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे धारा का होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 वाला होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में विभव जो है वो क्या हो जाता है? बट जाता है ना। तो अपन लिखते थे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, वो कॉन्सेप्ट था। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। ओके। तो अगर डायग्राम अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। एक सेल अपन ने ऊपर ले लेना है, ये, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। और ये दूसरा सेल ले लीजिए, और ये दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है। समांतर क्रम में संयोजित करना है। ये लो भाई, ये एक दूसरे के अब कौन से क्रम में हो गए हैं? समांतर क्रम में हो गए हैं। फिर इसके बाद में पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे वाले का विद्युत वाहक बल E2, इसके लिए R1, और इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध है R2। और दोनों समान बिंदु ए और बी के मध्य लगे हुए हैं। ठीक है। अब क्या करना है? एक बाह्य प्रतिरोध लेना, कैपिटल आर। आप चाहें तो ये कैपिटल आर यूज करें या ना करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर वाला डायग्राम भी इनफ है चीज को समझाने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है। तो धारा कैसे जाएगी? प्लस से माइनस की ओर। तो ये इससे धारा ऐसी जाएगी, इससे भी धारा ऐसी जाएगी। तो ये वाली धारा पहले वाले के लिए अपन ने लिख देता है I1 धारा है, दूसरे वाले के लिए अपन ने लिख दी I2 धारा। तो I2 भी इधर आई, I1 भी इधर आई, तो यहाँ पर ये जो धारा हो जाएगी टोटल, वो हो जाएगी I1 प्लस I2, जुड़ जाएंगी दोनों। ठीक है। और ये I1 प्लस I2 मिलकर के ही I बनाएंगी बच्चों। I बराबर क्या है? I1 प्लस I2। कुल धारा I जो है वो दोनों का योग है। समांतर क्रम में ये तो पढ़ते हुए, ये धारा प्रतिरोध R में से गुजरेगी और वापस से सर्किट में ऐसा आ जाएगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वापस से I1 आएगी और यहाँ पे वापस से I2 आ जाएगी। ये हमारे पास में क्या हो गया? सर्किट हो गया है। ये इसका परिपथ है। अब काम करना चालू करें कि ये किस तरीके से कार्य करेगा। तो आपको अगर लॉजिक यूज करना है तो पहले वाले पाथ से I1 निकालो, दूसरे वाले से I2 निकालो, और फिर दोनों को जोड़ो। ठीक है, वो काम करना पड़ेगा। तो अब क्या होगा वो समझ लेते हैं बच्चों। तो हमने क्या करना है? तो हमने बोला देखो, ऊपर वाला पथ भी ए और बी के मध्य है, नीचे वाला भी ए और बी के मध्य ही है। एक तो मैं ऊपर वाले को प्रथम पथ बोल रहा हूँ, नीचे वाले को द्वितीय पथ बोल दूंगा। ठीक है। तो हमने लिखा प्रथम पथ हेतु टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? ए और बी के मध्य है, तो अपन इसको लिखेंगे VAB। ठीक है। फिर VAB बराबर क्या होगा? E माइनस IR। ये तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन गौर कीजिए, विद्युत वाहक बल कितना है? E1। धारा कितनी है? I1। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1। ठीक है। फिर इस VAB को मैं V ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले में भी VAB निकलेगा, नीचे वाले में भी VAB निकलेगा, दोनों बराबर है। तो VAB को अपन ने सुविधा के दृष्टिकोण से क्या लिख लेना है? अगले स्टेप में V लिखना है। आप चाहें तो इसी स्टेप में इसे V लिख लीजिए। ठीक है। तो ये V अपन ने लिख लिया। अब हमें I1 धारा निकालनी थी बच्चों। I1 कैसे निकालेंगे? तो ये जो माइनस वाला पद है इसे इस तरफ लेकर आ जाएं और इसको इस तरफ ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा? I1 R1 बराबर क्या होगा? E1 माइनस V।
ऐसा ही तो होगा, v को इस तरफ लेकर के जाओगे माइनस का, और माइनस वाले इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर हमें i1 निकालना है, तो i1 बराबर क्या हो जाएगा, तो i1 बराबर क्या, r1 का भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा e1 माइनस v बटे r1। पता चल गया क्या? अब इसको और कैसे देख सकते हैं, तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, e1 में भाग लग रहा है किसका, r1 का, और माइनस का निशान v में भाग लग रहा है किसका, r1 का। पता चला? चलिए, तो ये पहली इक्वेशन हो जाएगी आपके लिए, और ये पहली इक्वेशन को अपन ने समीकरण नंबर 1 नाम दे देना। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में ये हो गया पहले के लिए। अब द्वितीय के लिए तो हमने लिखा द्वितीय, द्वितीय पद कौन सा है बच्चों, नीचे वाला, ये वाला पद है ना, द्वितीय पद हेतु टर्मिनल वोल्टता क्या होगा भाई, ये भी v था, और v बराबर क्या लिखा जाएगा, तो वापस से e माइनस आई आर ही लिखा जाएगा, है ना। e माइनस आई आर में यहाँ पे कौन सा आएगा विद्युत वाहक बल, E2 है, धारा I2 है, और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। ठीक है, फिर हमें I2 निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, I2 R2 बराबर, ये तो इस तरफ लेकर आएगा, इसको उस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, E2 माइनस V हो जाएगा। इसके बाद में हम I2 अगर निकालें तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, I2 बराबर R2 का भाग लगा दीजिए, तो हो जाएगा E2 माइनस V, और भाग लगेगा किसका, R2 का। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसका भी भाग लगाओ, इसमें भी भाग लगाओ, तो ये हो जाएगा E2 बटा R2, पता चल रहा है, माइनस V बटा R2। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। ठीक है, मैंने आपको यही तो कहा था, आपको क्या निकालनी है, धारा ही निकालनी थी, तो हमने I1 और I2 धारा निकाल ली, दो ही तो धारा है इसके अंदर। कुल धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2, यही तो होगा। तो हमने लिखा, अतः हम जानते हैं, या फिर हम जानते हैं क्या जानते हैं भाई, I बराबर I1 प्लस I2। ठीक है, अभी I1 और I2 का मान कहाँ से रखेंगे, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से रखेंगे। ठीक, तो हमने यही लिखना है, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 और 2 से हमें क्या रखना है, मान रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए I बराबर I1 का मान ये है बच्चों, ये समीकरण E1 बटा R1 माइनस V बटा R1। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, I2 का मान देखिए, बीच में प्लस का निशान लगाएं, I2 का मान ये क्या है, E2 बटा R2 माइनस V बटा R2। डन हो गया। अब जिनके अंदर विद्युत वाहक बल था वो अलग कर लो, और जिनमें टर्मिनल वोल्टता थी V, उनको अलग कर लो। तो अपन ने इसको लिखना है, I बराबर, देखो उस तरफ, E1 बटा R1। ठीक है, फिर प्लस E2 बटा R2 लिख लिया। देखो यहाँ पे भी ये भी प्लस के साथ में था, ये भी प्लस के साथ में था। अब बचे हुए V वाले थे वो माइनस के साथ में, V बटा क्या, R1, और माइनस का V बटा क्या बच्चों, R2। आप गौर करेंगे माइनस का V कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यही करना है, E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2, ये तो ऐसा का ऐसा, माइनस का V क्या लिया बच्चों, कॉमन। तो माइनस का V ले चुके हैं, तो अंदर प्लस में ही रहने वाली है, क्योंकि माइनस तो बाहर आ चुका है।
तो यहाँ पर क्या बचाएगा, 1/R1 बचेगा, क्या नीचे R1 रह गया, V तो कॉमन ले लिया था, और यहाँ पर प्लस के साथ में 1/R2 लिखना, पता चले माइनस के साथ में लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में धारा आई। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस माइनस वाले पद को उठा करके इस तरफ रख रहे हैं और ये धारा को लेकर के जा रहे हैं इस तरफ। एक आप चाहें तो यहीं पर ही लघुत्तम ले लीजिए, ये ज्यादा सुविधाजनक होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि पहले लघुत्तम लेंगे, उसके बाद में काम कर लेते हैं। ठीक, तो हमने यही करना है, लघुत्तम लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे लघुत्तम लेता हूं तो ये क्या आएगा बच्चों, R1 और R2 आएगा, गुणा हो जाएंगे, ये इससे गुणा होगा, E1 R2, ये इससे गुणा होगा, E2 R1। ठीक है, माइनस का V, यहाँ पे लघुत्तम दो, 1/R1 और 1/R2, तो लघुत्तम लेंगे तो R1 और R2, एलसीएम ले लिया, R2 इधर और R1 इधर, तो ये हो गया R2 प्लस R1। इसे R1 प्लस R2 भी लिख सकते हो, जोड़ में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए अब इस पद को उठा करके इधर और इसको उठा करके इधर, तो हमने लिखा V ब्रैकेट R2 प्लस R1 बटे R1 R2। ठीक है, बराबर, माइनस का था ना, इस तरफ आते प्लस का हो गया। यहाँ पे क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2। ठीक है, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलो, ये जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, क्या ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं बच्चों, वहां पर क्या ज्ञात किया था अपन ने, परिणामी विद्युत वाहक बल या तुल्य विद्युत वाहक बल, यही ज्ञात किया था, और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया था, और धारा। ठीक है, यहाँ पर भी हम वही 3 चीजें ज्ञात करेंगे, ये बात ध्यान रखना, हमारा अभी भी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, हमें वही 3 चीजें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए, तो V जो है वो V निकालो यहाँ से, तो ये जो यहाँ पर इसके साथ में गुणा में है, वो इन दोनों के साथ में भाग में चली जानी चाहिए, ऐसा भाग लगाएंगे। ठीक, तो इसके भी भाग में और इसके भी भाग में, दोनों के भाग में होगी, या फिर आप ऐसा करो, ये जो नीचे भाग में है ये दोनों के गुणा में चली जाए, और जो ऊपर ये गुणा में है ये दोनों के भाग में चला जाए, है ना, कुछ ऐसा समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर ही मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखो भाई, V बराबर क्या करने वाले हैं अपन, तो ये V बराबर देखिए, ये वाला जो पद है, पहले तो ऐसा का ऐसा उतारो इसको, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, ये उतार लिया। अब क्या करना है, ये जो नीचे भाग में था इस तरफ जाते ही वज्र गुणा की तरह करो, तो ऊपर चला जाएगा, बटे ये जो ऊपर गुणा में था इस तरफ जाते ही नीचे भाग में चला जाएगा, R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये कट जाएगा। चलिए, ये यहाँ पे हो गया। अब I वाला भी तो रह गया, माइनस का I के साथ में भी ऐसा ही, जो नीचे भाग में था वो ऊपर गुणा में, और जो ऊपर गुणा में था वो इसके भाग में। बात समझ रहे हो क्या, यहाँ पर ही दिक्कत आती है बच्चों को, तो ये ध्यान में रखिएगा, वज्र गुणा कर रहे हो दोनों के साथ में, है ना, ये ध्यान में रख लेना। अब इसके बाद में क्या होगा, जो कट रहा है उसे काट दो, कट गया, तो ये हो गया क्या, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे क्या बच गया, R1 प्लस R2, माइनस का I, और ये हो गया R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इतना आते ही आपकी सारी रामायण सॉल्व हो गई, देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब इसके बाद में क्या करेंगे वो समझिए, हमारा ये काम सॉल्व हो चुका है, हमने उस सर्किट को भी सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें तो तुल्य विद्युत वाहक बल निकालना है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों को तो हटाया और इनके स्थान पर एक तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का क्या लगा दिया, सेल लगा दिया। ठीक है, जिससे बहने वाली धारा अभी भी कितनी बहनी चाहिए, I ही बहनी चाहिए, ऐसा ही है। तो हमने लिखा, यहाँ पर समझिए, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अब आप क्या कर सकते हैं। अब आप डायग्राम बनाएं, क्या ऐसा डायग्राम बना लीजिए, ये जो सेल उधर आपने बनाया था ना, वो का वो सेल बनाएं,
इधर लिख रहे थे ए और इधर लिख रहे थे क्या, बी। इधर लिखा था R1, इधर लिखा था R2, ये लिखा था E1 वाला भाग, ये लिखा था E2 वाला भाग। ठीक है, और इससे बह रही थी धारा I1, इससे बह रही थी धारा I2। ठीक है, और कुल धारा जो बह रही थी वो कितनी थी, I है ना, I1 प्लस I2 बराबर में क्या लिखा है, I। ठीक, इसके स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, एक तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का सेल लगा रहे हैं। किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्वलेंट और ये तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्वलेंट। ठीक है, का क्या लगा रहे हैं, एक सेल लगा रहे हैं जिससे बहने वाली धारा परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, मतलब मूल धारा अभी भी क्या है, आई ही बहनी चाहिए, कुल धारा अभी भी आई ही बहनी चाहिए। ये हमने कार्य किया। ठीक, अगर ये हमने कार्य किया तो इस केस में अगर मैं VAB निकालूं, और VAB को अपन ने V लिखा था अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है, तो मैं अगर इस केस में V निकालूं तो मैं लिख सकता हूं कि V बराबर E माइनस आई आर। लेकिन यहाँ पे धारा तो आई है, आर की जगह क्या लिखा जाएगा, आर इक्वलेंट। ई की जगह क्या लिखा जाएगा, ई इक्वलेंट, तुल्य, ये लिखा जाएगा इसके लिए। और ये हमारे पास में समीकरण नंबर क्या होगा, ओहो इसको समीकरण नहीं दिया, इसको 3 देते हैं और इसको देते हैं 4। बात समझ में आई क्या। तो एक V का मान समीकरण नंबर 3 में और एक V का मान समीकरण नंबर 4 में, वैसा का वैसा जैसा अपन ने पहले किया था, बराबर में लिख सकता हूँ क्या, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो, समीकरण 3 व समीकरण 4 से तुलना करने पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से तुलना करने पर, और आपको पता चल जाएगा। तुलना करो, V की जगह तो V आ रहा है, चलो E इक्वलेंट की जगह देखो ये वाली राशि, माइनस के I की जगह माइनस का I आ रहा है, तो R इक्वलेंट की जगह देखो, पता चल रहा है, हो गया तो काम, बहुत ही ईजी था। ठीक है, चलिए तो वही काम कर रहा हूं। ओके, वहीं से मिटा देते हैं। ये डायग्राम उतार लिया होगा आपने, ओके। तो अपन बोल रहे हैं समीकरण 3 व 4 से तुलना करने पर, समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर क्या प्राप्त हो रहा है, सबसे पहला तुल्य विद्युत वाहक बल। तुल्य विद्युत वाहक बल कितना प्राप्त हो रहा है वो देखो, तो हमने लिखा E इक्वलेंट, समझिए E इक्वलेंट का मान क्या आ रहा है, E इक्वलेंट बराबर E1R2 प्लस E2R1, E1R2 प्लस E2R1 बटे R1 प्लस R2। ये तो आ गया हमारे पास में क्या बच्चों, तुल्य विद्युत वाहक बल। ठीक है, और तुल्य धारा क्या होगी, सॉरी तुल्य धारा नहीं, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, देखो आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध कितना, ये R1 R2 बटे R1 प्लस R2, किसकी जगह, R इक्वलेंट। तो हमने लिखा R इक्वलेंट बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2। देखो दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में होते हैं तब ऐसे ही लिखते हैं क्या, लिखते हैं नहीं लिखते हैं ऐसा, अगर मैं इसको ऐसा उल्टा करूं 1/R इक्वलेंट, समझना भी इस चीज को, अगर मैं इसे 1/R इक्वलेंट करूं, उल्टा करूं, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बटे R1 R2। बताओ भाई लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं।
चलिए इसमें भाग लगाओ, मतलब R1 में भाग लगाया किसका, R1 R2 का, और R2 में भी भाग लगाया किसका, R1 R2 का। गौर करो, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 कैंसिल, क्या आया, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R2 प्लस 1/R1। आ रहा है नहीं आ रहा है, जिसे मैं 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। तो समझिए ये कुछ ऐसा है कि प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और समांतर क्रम में हम क्या लिखते हैं, 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, चलता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 आ रहा है, क्योंकि वहां पे 2 ही सेल लगे होते, ज्यादा सेल लगे होते तो ये सीरीज आगे चलती। ठीक है, चलिए इस कॉन्सेप्ट में हम एक और चीज निकालते हैं, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, ये भी निकालना पड़ता है। ठीक, एक चीज और निकाल लेते हैं, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट देखो, तो इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो देखो ये कट जाएगा, भाग जाने पर ये कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या वो बचेगा, वो देखो E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, बताओ ये बचेगा नहीं बचेगा। अब इसमें इसका भाग लगाओ और इसमें भी भाग लगाओ, तो ये क्या आएगा, वो देखो तसल्ली से देखिए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, E1 R2 बटे R1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, जो कट रहा है उसे काटे, R2 से R2 गया, R1 से R1 गया, तो ये हो जाएगा बच्चों E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये ऐसे ही चलेगा, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2, अगर ज्यादा होता तो E3 बटे R3 प्लस E4 बटे R4, ऐसा आगे चलता। ये कॉन्सेप्ट में चल रहा है। एक धारा और निकाल लेते हैं, विद्युत धारा, मान आप रख लीजिएगा, मैं आपको वापस से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, धारा का कॉन्सेप्ट यही है, I बराबर क्या होना चाहिए, E इक्विवेलेंट बटे बाह्य प्रतिरोध प्लस तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध ही तो लिखते हैं, तो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला वो रहा, कैपिटल R ऐसा कैसा, बाह्य प्रतिरोध इतना ही था, R इक्विवेलेंट की जगह आप ये रख लीजिएगा। ठीक है, आपको ये मान रख लेना है, आपका ये सॉल्व हो जाएगा, आपकी बुक में तो सिर्फ इतना ही करना था। ठीक है, डन हुआ ये चीज। चलिए, तो अपन ने ये तीनों चीजें निकाल ली, अब अपन स्पेशल केस की बात करते हैं। स्पेशल केस में क्या बच्चों, अगर n सेल जुड़े हुए हों, जुड़ सकते हैं नहीं जुड़ सकते n सेल, तो यदि n सेल जुड़े हुए हों तो फिर कैसे कार्य करेंगे, तो अब स्पेशल केस की बात है, तो हमने लिखा यदि स्पेशल केस फर्स्ट, यदि n सेल कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो अगर n सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आपको क्या पता होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि एक चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा वो समझो, ये होगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 डॉट 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 En बटे Rn। ठीक है, और दूसरा होगा आंतरिक प्रतिरोध का 1/R इक्विवेलेंट, ये एक बार में निकाल सकते हैं, क्या भाई, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। बात समझ में आ गई, ये दो चीजें। ठीक, अब इसके बाद में यदि समस्त सेलों का विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध समान हो, यदि समस्त सेलों का विद्युत वाहक बल व आंतरिक
प्रतिरोध क्या हो, समान हो। तो उस केस में देखो सबसे इजी जो है वो होता है 1/r इक्विवेलेंट निकालना। 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r सभी का समान होना चाहिए आंतरिक प्रतिरोध, यही तो बोल रहे हैं हम, और कुछ नहीं बोल रहे। तो R1 की जगह भी R रखा, R2 की जगह भी R रखा, R3 की जगह भी R रखा, और डॉट 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 1/r n वाले की जगह। देखो 2 को जोड़ो 2/r, 3 को जोड़ो 3/r, n को जोड़ोगे तो क्या आएगा n/r। और ये क्या है 1/r इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट का मान कितना आया R/n। पता चल गया क्या? ये अपन पहले भी कर चुके हैं, कैपिटल R/n समांतर क्रम में निकाला था अपन ने। चलो अब ये देखो ये कैसे होगा, E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट, इससे अपन E इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। ये कार्य क्यों कर रहे हैं, E इक्विवेलेंट को निकालने के लिए। तो E1 की जगह क्या लिखेंगे E, और R1 की जगह क्या लिखेंगे R, और ये सारे के सारे ऐसे ही है, सारे के सारे बराबर हैं, तो ये E/R 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 चलता ही जाएगा। अब क्या हो रहा है वो देखो, 2 को जोड़ो 2E/R, 3 को जोड़ो 3E/R, तो n को जोड़ेंगे तो NE/R आएगा, नहीं आएगा? ये तो बेसिक सा हो चुका है, अब पता नहीं 2-3 बार कर चुके हैं अपन। चलिए R इक्विवेलेंट निकाल चुका हूँ R/n, तो मैं क्या लिख सकता हूँ E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे R/n, n कहाँ जाएगा बच्चों ऊपर, बराबर देखो NE/R, गौर करो n से n कैंसिल, R से R कैंसिल, इससे क्या पता चला E इक्विवेलेंट बराबर ER, एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर। इसका मतलब ये है बच्चों कि समांतर क्रम के अंदर आंतरिक प्रतिरोध के मान में कमी आती है निश्चित, जबकि विद्युत वाहक बल जो है वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य ही होता है। ठीक है, इस केस के अंदर ये तो पता चल रहा है आंतरिक प्रतिरोध में कमी आ रही है, जबकि विद्युत वाहक बल एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। धारा कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, सिंपल सा था। चलिए अगर मैं धारा को देखता हूँ, इधर ही देख लेते हैं, धारा इसी के नीचे कर देते हैं। आपको अलग से बनाना है, आपको ये टॉपिक लिखेंगे विद्युत धारा बराबर इक्विवेलेंट बटे R प्लस R इक्विवेलेंट, ऐसा का ऐसा। अब मैं मान रख रहा हूँ इक्विवेलेंट की जगह तो क्या रखेंगे E रखेंगे, और कैपिटल R की जगह R ही लिख देते हैं, और R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे स्मॉल r इक्विवेलेंट की जगह R बटाएं। पता चल गया क्या? ये धारा ऐसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समांतर क्रम संयोजन जो है सेलों का समझ में आया होगा। वापस से बच्चों वीडियोस को आप लगातार देखते जाएं, कोई नहीं समझ में आए मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है। और वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।